हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर लास्ट लेक्चर और लेक्चर नंबर 3 of the chapter electricity. Okay, so in the last lecture we have studied about factor on which resistance depend. After that we have studied combination of resistors and their numericals. Okay, so today firstly we have started the comparison between series and parallel. After that we have started electric power, after that electrical energy, and the last one is the heating effect of current. So हो सकता है मे बी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो, बट हैव पेशेंस और आप इन्जॉय करेंगे इस लेक्चर को डेफिनेटली. और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कीप योर पेन एंड नोटबुक्स इन योर हैंड. एंड मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियो के साथ हमेशा लेक्चर सब हमेशा अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते जाएं. जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं वो सबसे बड़ी पावर होती है हमारे लिए. ठीक है, तो खुद के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते जाएं. ओके, नाउ वी स्टार्टेड अवर न्यू लेक्चर. सो फर्स्टली जो हमारे घरों में सीरीज़ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, सो देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है सीरीज़ ऑफ पैरेलल. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घर में कौन सा यूज़ होता है, सीरीज़ या पैरेलल. आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे चलो एक एग्जांपल देता हूँ. आप मुझे ये बताओ, क्या एक स्विच से सारे बल्ब जलते हैं आपके घर में? नहीं ना. तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ एक स्विच से सारे बल्ब जल जाते हैं वो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन. ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के लिए अलग अलग स्विचेस होते हैं, ये मैंने बताया था. तो टुडे वी हैव फर्स्टली टॉक अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है. तो फ़ायदा क्या है, पैरेलल का फ़ायदा और सीरीज़ के नुकसान क्या क्या है. तो सबसे पहले देखिए डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. तो पहला डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट में क्या होता है, वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्विच से आपने दबाया और अगर एक बल्ब बंद होता है तो सारे ही क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. या एक अगर कोई भी एक अप्लायंस बंद होता है तो सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, आपस में बंद हो जाएंगे, है कि नहीं. लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज, पैरेलल. दूसरा, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैव ओनली वन स्विच. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर एक का स्विच अलग अलग होता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप जब चाहें जिसको भी चाहें स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं. अगर ऐसा होता सीरीज़ में लगाया होता तो सबका स्विच क्या होता, एक होता. मतलब आप अगर दूसरे रूम में बैठे और मम्मी पापा ने अपने कमरे की लाइट बंद की, अपने रूम की लाइट बंद की और आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी. लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम सीरीज़ की जगह कौन सा यूज़ करते हैं, पैरेलल. ओके. तो तीसरी बात, सीरीज सर्किट में ऑल अप्लायंसेस जो होते हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलता. होता है कि नहीं भाई, सप्लाई लाइन सेम है. अब मैं कहूँ राम और श्याम दो बच्चे हैं, उस राम के रूम में लाइट लगी हुई है 100 वोल्ट की और श्याम के रूम में लगी हुई है 50 वोल्ट की. ठीक है, लेकिन सप्लाई लाइन 50 वोल्ट की है, तो 50 वोल्ट फर्स्ट वाले को तो मिल जाएगा. क्या दूसरे वाले को 50 वोल्ट मिल रहा है? नहीं, 100 वोल्ट मिल रहा है उसको कितना में चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए. लेकिन आ कितना रहा है, 50 वोल्ट. तो सिंपल सी बात कि सीरीज सर्किट में जो सप्लाई लाइन है वो सेम नहीं आती. इसका मतलब वोल्टेज सेम नहीं होता. लेकिन हमें वोल्टेज सेम चाहिए ना भाई, पूरे घर के लिए 220 वोल्ट आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे. ठीक है. अब चौथा नुकसान और वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस. अब आप बताओ, जब सीरीज़ आप पढ़ रहे थे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एक्सेट्रा कितने भी हो सकते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था. और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा. बट हमें तो करंट क्या चाहिए, अच्छा खासा करंट चाहिए. जैसे कि पावर सप्लाई क्या हो जाए, अच्छा खासा करंट मिल रहा है हमें. अगर रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा मिलेगा तो पावर सप्लाई क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिससे कि हमारे पूरे सर्किट में आग लग सकती है. ठीक है. नंबर 2, एडवांटेज क्या है पैरेलल के एज़ कम्पेयर टू सीरीज़. हाँ, एडवांटेज क्या है, चलिए एडवांटेज देख लेते हैं. जो पैरेलल सर्किट है ना, जो पैरेलल सर्किट है, तो बड़ा एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट में हम लोग क्या देख रहे थे. पहला एडवांटेज क्या है पैरेलल सर्किट का, सबसे पहले मैंने वही बताया कि एक स्विच अगर आप एक सर्किट को बंद करेंगे तो सारे बंद नहीं होने चाहिए ना. एक अप्लायंस को बंद करेंगे तो सारे बंद नहीं होने चाहिए.
सॉरी, अगर एक अप्लायंस बंद करेंगे तो सारे बंद नहीं होने चाहिए, हमें तो यही चाहिए भाई। टीवी को बंद किया तो अगर ट्यूबलाइट बंद हो जाए तो क्या फ़ायदा है, अंडरस्टैंड। तो पैरेलल में सबसे बड़ा फ़ायदा एक के लिए एक स्विच, दूसरा फ़ायदा हर एक अप्लायंसेस के लिए एक अगर बंद हो जाता है तो सारे बंद नहीं होंगे। तीसरा फ़ायदा कि पावर सप्लाई सबको 220 वोल्ट मिलेगी। चौथा फ़ायदा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा तो पावर सप्लाई क्या होगी, हाई होगी। एक बार दोबारा कंपैरिजन कर सकते हैं आप अपने वर्ड्स में कि सीरीज़ में क्या होगा बेटा, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सीरीज़ में एक अगर बंद होता है तो सारे बंद हो जाएंगे। दूसरा एडवांटेज पैरेलल में एडवांटेज क्या होगा कि एक आपने बंद किया लेकिन सारे बंद नहीं होंगे। दूसरा वहाँ पर एक स्विच एक के लिए अप्लाई होगा पैरेलल के लिए, जबकि सीरीज़ में एक स्विच सबके लिए था। तीसरा 220 वोल्ट की, जैसे अगर आप घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो पूरे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई कम मिलेगी जब आप पैरेलल में करेंगे, लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं है। नंबर 4 जो लास्ट बताया मैंने कि सीरीज़ सर्किट में रेजिस्टेंस हाई होता है तो पावर सप्लाई लो होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लो होता है तो पावर सप्लाई हाई होती है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है बेटा, पावर ताकत अल्टीमेटली अगर तो ताकत, तो पावर क्या होती है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने वर्क एनर्जी पावर में, यस। सो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो P = W/T। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, 1 वॉट क्या बोलते हैं उसको, 1 जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 वॉट। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी SI यूनिट होती है पावर की वॉट, WATT। WHAT मत लिखा ना, दैट इज़ वाट, यहाँ पर क्या है वाट, ठीक है, वॉट बोल देते हैं। और जिसको हम जूल पर सेकेंड में लिखते हैं और इसको डिनोट किया जाता है W से, ठीक है। डिफाइन करना है 1 वॉट को। तो अगर 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, द पावर ऑफ 1 वॉट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और अगर दूसरी यूनिट्स देखी जाए तो 1 किलोवाट 1 मेगावाट। 1 किलोवाट किसके बराबर, 10⁻³ वॉट। मेगावाट 10⁻6 वॉट। हॉर्स पावर 746 वॉट, ठीक है। ये बिगर यूनिट्स है उसकी। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर एक और चीज़ हम कह सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो मतलब अगर वर्क डन को आप एनर्जी की जगह रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, रेट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, ठीक है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस में 1 जूल पर सेकेंड लिखा होता ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 जूल पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, मतलब 1 जूल कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड में अगर कवर कर रहा है, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कैरी कर रहा है, उसको 1 जूल एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 1 वॉट होगी। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन ऑन द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। ये किसके टर्म में हो गई, वर्क डन की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब और फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं इसके लिए, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितने लोग जानते हैं, वर्क डन बराबर कितने लोग जानते हैं भाई, बताइए मुझे। तो वर्क डन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन बताइए मुझे। तो वर्क डन जैसे हमने क्या पढ़ा था, V = W/Q पढ़ा था, तो W = V/Q होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, और मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या करना था कि यहाँ पर मैंने मेंशन करना था कि V = W/Q होना चाहिए था, आई नो। तो V = W/Q, तो उसकी हेल्प से अगर आप देखें तो W = किसके आ गया बेटा, W = आ गया V/Q के, आ गया या नहीं आ गया। और आप सभी जानते हैं I = Q/T होता है। तो I = Q/T अगर हम जाने, I = Q/T, ठीक है। लिसन, I = Q/T हुआ, तो Q = क्या आ गया, I × T। कोई डाउट तो नहीं है, Q = कितना आ गया, I × T। तो आप सीधे सीधे V
इंटू क्यू में क्या पुट कर दीजिए, क्यू की जगह आई इंटू टी। तो ये क्या निकल कर आ गया बेटा, तो आपको क्या निकल कर आ गया बेटा, ये निकल कर आ गया W इज इक्वल टू वी आई टी। देख रहे हैं आप, W इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई टी। तो अगर पुट करिए आपने वैल्यू, मैंने W की जगह P इज इक्वल टू क्या पुट किया, वी आई टी। तो T से T कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू वी आई। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज इंटू करंट। क्या फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज इंटू करंट। अब नेक्स्ट देखिए आप आगे। तो अब यहाँ से एक यूनिट निकली, वोल्टेज की यूनिट 1 वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। तो 1 वाट किसके बराबर हो गया, एक और चीज़ 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। अब देखिए ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। किस किस की फॉर्म में, वी आई और आर की फॉर्म में। तो देखिए पी इज इक्वल टू किसके होता है, वी इंटू आई के, और वी अपॉन आई किसके बराबर होगा यहाँ से, आर के, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ओम्स लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू किसके, आई आर। तो आपने क्या किया, p इज इक्वल टू वी की जगह पुट किया आपने आई आर इंटू आई, और आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो पहला फॉर्मूला आपको ये मिल गया बेटा, है ना, पॉइंटर मेरा बता रहा है आपको, पहला फॉर्मूला ये मिल गया। दूसरा p इज इक्वल टू वी आई, तो p इज इक्वल टू वी आई होता है, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो i इज इक्वल टू वी अपॉन आर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, पक्की बात। अब यहाँ से आपको क्या पुट करना है, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, तो इस i को उठाकर आपको कहाँ पुट कर देना है, इस फॉर्मूले में, या कहीं भी पुट कर दिए जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 3 फॉर्मूले आपको मिले बेटा, 3 फॉर्मूले क्या मिले, p इज इक्वल टू वी आई, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके जो लिखा हुआ है उससे पहले ही, जैसे आपने कहीं पे आप बल्ब लेने जाते हैं तो बल्ब पे लिखा होता है 100 वॉट। तो 100 वॉट का क्या मतलब है, 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल। पावर रेटिंग का मतलब होता है जितनी उसके ऊपर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, ठीक है। तो पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वही है, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। मैंने वही बोला, 100 वॉट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अ पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स ऑन द बल्ब मीन्स दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी, मतलब पहले एक इलेक्ट्रिक बल्ब था 220 वोल्ट और 100 वॉट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, तो पहले आप क्या निकाल लोगे, रजिस्टर, बिकॉज रजिस्टर तो सेम होगा बल्ब का। तो पहले आपने रजिस्टेंस निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट और आपको क्या निकालना है, पावर, ठीक है। तो आपको पावर निकालनी है, तो सेकंड केस में आप देख सकते हो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 110 वोल्ट, p आपको निकालना है, फॉर्मूला लगाया आपने, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और निकाल दिया। एक क्वेश्चन आपको भी दिया है मैंने, व्हाट विल द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, कितने 40 वॉट, जब ये किससे कनेक्ट हो, सोर्स 220 वोल्ट से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा बेटा। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए, भाई इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो पावर की जगह मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आया, जो आपके क्या बोलते हैं, बाहर जो मीटर लगा होता है आपका घरों में, उसमें आप क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, पावर इंटू टाइम। तो ई इक्वल टू किसके हो गया, पी इंटू टी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग। पी को क्या होते हैं, पावर रेटिंग, और टी क्या है, टाइम। तो इसकी यूनिट निकल के आ गई वॉट आवर। ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब वॉट आप लिखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट लिखेंगे तो आवर में यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप सेकंड में यूज़ कर सकते हैं बाकी हर जगह, लेकिन यहाँ पर आप किस में यूज़ करेंगे, आवर्स में। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और कॉमर्शियल यूनिट क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपके घरों में क्या यूज़ होता है, किलोवाट आवर। क्या यूज़ होता है, सॉरी, किलोवाट आवर। अब चलिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 वॉट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है। देखिए डेफिनेशन,
1 watt hour is the amount of electric energy consumed when an electric appliance of 1 watt hour 1 watt power is used for 1 hour. मतलब 1 watt hour उतनी वो एनर्जी है जब एक अप्लाइंस 1 आवर के लिए, 1 वाट का एक अप्लाइंस 1 आवर के लिए यूज़ हो रहा है. और किलोवाट में क्या डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कि 1 किलोवाट का अप्लाइंस 1 आवर के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पर 1 किलोवाट आवर हो जाएगी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो आपके घरों में जो यूनिट बोलते हैं ना, आपके फादर मदर, जब भी आपका बिल आता है कि कितनी यूनिट्स बन रही हैं तो यूनिट का मतलब आप समझ लीजिए 1 किलोवाट आवर होता है. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, ठीक है. अब देखिए 1 किलोवाट आवर किसके बराबर? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक है. तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर. 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड. तो अब एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक किलोवाट में और जूल में क्या रिलेशन होता है. तो देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल किसके इक्वल है? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर. 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट फॉर 1 आवर, ठीक है. और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ पर देखिए 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 60 इंटू 60 3600, ठीक है, इंटू 1000 तो 36000050. तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया बेटा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. ओके. अब आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. अब एक करंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट. आई दिया हुआ है 4 एम्पियर. आई कितना है? 4 एम्पियर. वी कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट. हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट. टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट. इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में. किसे कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में. अरे पागल, अभी तो बताया मैंने कि जब भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे तो आपको क्या निकालना है? आवर में कन्वर्ट करना है. किसमें बच्चों? आवर में. तो 60 का डिवाइड कर दो आप, ठीक है. तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी. तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी. पी आपने किस में निकालोगे? किलो वाट में. कन्वर्ट करोगे 1000 का डिवाइड करके. टी आपको कन्वर्ट करना है आवर में, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? E आ गया निकल के. कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको भी मैंने दिया है आपके लिए. अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन. एक छोटी सी चीज़ थी, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो पता है आपको. एक यूनिट क्या होती है? एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है एक यूनिट की कॉस्ट है 3 रुपये. तो इसका मतलब ये है कि जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो 1 किलोवाट आवर, उसकी कीमत कितनी है? 3 रुपये. कितनी है? 3 रुपये, ठीक है. क्वेश्चन देख लेते हैं. ए रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electric energy to operate it for a month of 30 days. क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है, ध्यान से. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज़ कह रहा है. एक रेफ्रिजरेटर है, 350 वाट की रेटिंग है, 10 घंटे के लिए यूज़ किया जा रहा है एक दिन में, और उसमें कॉस्ट निकालनी है आपको. कॉस्ट कब निकालोगे आप? जब वो 30 दिन तक यूज़ हो रहा है, ठीक है. और एक दिन में कितने घंटे यूज़ हो रहा है? 10 घंटे. कितने? 10 घंटे. क्लियर है ये बात? तो आपको रेट निकालना है इलेक्ट्रिक एनर्जी का 3.40 पर किलोवाट आवर. ई इज इक्वल टू क्या जानते हो? पी इंटू टी. पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आपने चेंज कर लिया पी को किलोवाट आवर में, टी को आवर्स में, ठीक है. क्योंकि भाई 30 दिन में यूज़ हो रहा है और एक दिन में कितने घंटे? 10 घंटे. तो 300 आवर हो गए. तो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी. निकाल दिया आपने ई. इसके बाद आपको क्या निकालना था? कॉस्ट. कॉस्ट में आपको मल्टीप्लाई कर दिया 3.40 का. ईजी, कोई डाउट तो नहीं है. चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको भी दिया है तो आप इस पर भी गौर करेंगे. अब एक टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. भाई जब भी आप करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी वायर में, 3 तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट. देखिए आप आज इस क्लास में हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे. उस चैप्टर का नाम भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही है, ठीक है. तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या, कैसे जनरेट होगा? भाई आप एक चीज़ बताओ, एक रूम में बहुत सारे बंदे हैं, आपस में फ्रिक्शन होगा तो क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी, पसीना निकलेगा, ये वो. थोड़ा बैड एग्जांपल है बट मैंने दिया, ठीक है. डिमोनेटाइजेशन वाला एग्जांपल ले लो. तो एक ही रूम में, एक ही बैंक में बहुत सारी खचाखच भीड़ थी, तो वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ तो हीट जनरेट होने लगी. यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब आप करंट पास कर रहे हो ना किसी भी हाई रेजिस्टिव वायर से, नाइक्रोम मान लो,
नाइक्रोम रेजिस्टिव वायर था तो करंट रेसिस्ट होगी, रेसिस्ट होगी तो वहाँ पर क्या होगा, हॉट होने लगेगा, वो हॉट होने लगेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। दिमाग में डालो कि भाई यहाँ पर कौन से वायर की बात हो रही है, रेजिस्टिव वायर की, नाइक्रोम वायर, मैग्नेटिक वायर, टंगस्टन वायर। जब उनको हीट करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कि जब उसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। और उसी हीट जनरेट होने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टिव वायर लाइक नाइक्रोम वायर, देन ठीक है, तो जो उसको हॉट का होता है वो, और हॉट होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो रेजिस्टेंस का रोल क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस का रोल सिमिलरली जैसे फ्रिक्शन का होता है ना भाई, कि रफ होगा तो फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, हीट, सेम यहाँ पर रोल है उसका। ठीक है, अब सुनिए, मान लिया एक रेजिस्टिव वायर है, वो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रहा है उसमें, और अब देखो जब ऑफर करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो वो फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किसके बराबर मैंने बताया था, V इंटू क्यू। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। उठा के पुट किया तो W इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, W इज इक्वल टू किसके आ गया, I स्क्वायर आर टी। किसके इक्वल आ गया बेटा, I स्क्वायर आर टी। वर्क डन इक्वल के निकाल के आ गया। अब वर्क डन आ गया तो आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वर्क डन है वही किसके बराबर होगा, हीट जनरेटेड के। ठीक है, तो एज्यूम कर लो सारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई हीट में। तो H इज इक्वल टू किसके आ गया, I स्क्वायर आर टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक बार शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ कि जो हीट थी वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो वर्क कर रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द हीट जनरेटेड थ्रू अ वायर is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance of wire, directly proportional to the time for which the current is passed। भाई करंट जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी। और सिंपल सी चीज़, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिक्शन लगेगा उनके बीच, उतनी ज़्यादा क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो पहली कंडीशन, अगर डबल कर दोगे आप करंट को तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हीट जनरेटेड भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। और अगर आप हाफ कर दोगे करंट को तो वो कितना हो जाएगा, 1/4। तो कैलकुलेट करिए हीट प्रोड्यूस, जब चार्जेस कितना है, 96,000 कूलॉम, 1 आवर का टाइम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है ना। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। पहले आप I निकालेंगे, R निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, वो तो देखिए कैलकुलेशन है। जितनी बार न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, कुछ बड़ी बात भी नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज, ओके, कोई दिक्कत। चलिए, इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको भी दिया, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला मैं इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट के तो अगर हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन देखे जाएँ तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, उनमें है क्या, उनमें यही हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। चार्जेस रफ करते हैं, हीट जनरेट होती है, और इस हीट की वजह से वो अप्लायंसेस अपना अपना काम करते हैं। गीज़र को ले लो, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। टंगस्टन वायर जब बेल्ट होने लगता है तो आपने देखा है फिलामेंट जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, याद रखना। इसी हीट की वजह से, ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट वाइल हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे। अगर हम कॉपर वगैरह यूज़ कर लें तो ईजिली मेल्ट हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। इसलिए टंगस्टन वगैरह का फिलामेंट यूज़ किया जाता है ताकि वो बहुत टेम्परेचर तक कितना भी हीट होता रहे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अंदर एक गैस भरी होती है, याद रखना, कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन, याद रखना, ठीक है। बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हीटिंग इफेक्ट को जब भी आप देखेंगे, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ कहाँ पर भी होती है, अगर हम नॉर्मली कहा जाए तो कहाँ पर यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, कि जैसे ही हीट बढ़ी, फ्यूज़ ब्रेक हुआ, सर्किट क्लोज हो गया, घर में आग नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगी। वैसे कोई डाउट है तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट है मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है। पहला एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखे सीरीज़ पैरेलल के, इलेक्ट्रिक पावर को हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने के बाद बेटा फिर हमने उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा। फिर हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, मीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी बताई जाती है, वो हमने पढ़ी कैसे कैलकुलेट करनी है, जिसको हम यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीज़ें डेली लाइफ से रिलेटेड हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर टुडे, दिस चैप्टर विल ओवर, ओके, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मैं जो शीट देने वाला हूँ आपको इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह की, ठीक है, और क्वेश्चंस की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। और पूछेंगे कब? जब मेरी ये तीनों वीडियोज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर लेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को। अंडरस्टैंड? विदाउट वॉचिंग द वीडियोज़ आप में से कोई भी राइट नहीं रखता मुझसे कुछ भी पूछने का। यू अंडरस्टैंड? ओके, सबसे पहले वीडियोज़ देखिए, उसके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करिए और उसके साथ के साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे वेल, स्टे हेल्दी, और इस क्राइसिस में सपोर्ट करें कंट्री को, घर में रहें, अपने पेरेंट्स को बोलें घर में रहें, और स्टडीज़ फर्दर चल रही हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, बिकॉज बोर्ड्स है बेटा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके।